पिछली वीडियो में मैंने बताया था आप लोग को कि अतीत को जानने के लिए व्यापारियों, राजाओं, महाराजाओं और जितने भी किसान, कृषक, कलाकार और वैज्ञानिक हैं, इनके बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत कुछ जानकारी मिल जाती है। इनके बारे में पढ़ने के लिए जो हमें स्रोत मिलते हैं, सबसे पहला स्रोत पांडुलिपि, जो इतिहास को जानने के लिए है। तो इस पांडुलिपि का अर्थ क्या है? हाथ से लिखी हुई चीज़ों को पांडुलिपि कहते हैं। लिपि का मतलब होता है किसी भी चीज़ को लेप देना, लिख देना। पांडुलिपि जो है वो हाथ से लिखी हुई चीज़ों को कहते हैं। पांडुलिपि को अंग्रेजी भाषा में मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट में ये जो शब्द लिया गया है, लैटिन भाषा से लिया गया है ये शब्द। तो ये लैटिन भाषा जो है ये रोम की प्रसिद्ध भाषा है। बहुत पुराने समय में एक साम्राज्य होता था यूरोप में। यूरोप आप देख सकते हैं ऊपर मैप में। तो इस मैप में जो यूरोप दिखाई पड़ रहा है, इसमें एक समृद्ध साम्राज्य था रोम। उस रोम की मुख्य भाषा लैटिन भाषा थी। इसी भाषा से ये शब्द लिया गया है मैन्युस्क्रिप्ट। इसमें मेन्यू का मतलब होता है हाथ, हाथ से लिखी हुई चीज़ें। पांडुलिपियाँ मंदिरों पे और कुछ सेफ प्लेसेस पे पाई गई हैं, यानी कुछ सुरक्षित स्थानों पे जहाँ पे कीड़े मकोड़े उन पांडुलिपियों को ना खा सकें। पांडुलिपियों को ताड़ के पत्ते पर लिखा जाता था पुराने समय में, 1000 साल पहले। पांडुलिपियों में इतिहास के बारे में होता था, ठीक है। इतिहास के बारे में क्या? शासन के नियम वगैरह, औषधियों के बारे में, विज्ञान के बारे में, उस समय के धार्मिक मान्यताओं के बारे में। तो ये पांडुलिपियाँ जो है और भी दूसरे चीज़ों पर लिखी जाती थी। पांडुलिपि हिमालय के क्षेत्र में पाया जाने वाला भुर्ज पेड़ की छाल पर भी लिखा जाता था। तो ये दो चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और पांडुलिपियाँ जो हैं, साथ ही साथ आपको जो ये पांडुलिपि दिखाई पड़ रही है, इसके अंतर्गत जो भाषाएं आती हैं, संस्कृत और प्राकृत भाषा। साथ ही साथ तमिल भाषा में कुछ पांडुलिपि मिली हैं, तमिल भाषा में भी। प्राकृत भाषा किसे कहते हैं? प्राकृत भाषा वो भाषा जो आप अपने ज़ुबान पर बोल रहे हो। आप बोल रहे हैं हिंदी, लेकिन वो हिंदी शुद्ध हिंदी नहीं है, वो आपकी प्राकृत हिंदी है। प्राकृत यानी अवधि वाली हिंदी है। तो प्राकृत भाषा उसी को कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पांडुलिपि। इसके बाद हम जानते हैं अभिलेख के बारे में। अभिलेख किसे कहते हैं? ठोस सतह पर लिखी हुई चीज़ों को अभिलेख कहते हैं। ठोस सतह यानी कठोर सतह। जैसे कि आप पत्थर पे कोई चीज़ लिखा हुआ देखते हैं तो वह अभिलेख होता है। अभिलेख अभी भी यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप किसी भी धार्मिक स्थल पर जाएं तो उस धार्मिक स्थल के बारे में कुछ बातें पत्थरों पर लिखी हुई होती हैं उसी स्थान पर, उसी जगह पर। जैसे कि आप स्कूलों में जाए तो स्कूल की जो स्थापना हुई है, किस सन में हुई है, इन सब चीज़ों के बारे में अभिलेख के माध्यम से बताया जाता है, पत्थरों पे लिखवा दिया जाता है। अभिलेख ज़्यादातर यूज किस लिए किया जाता है? विक्ट्री रिकॉर्ड रखते हैं। विक्ट्री यानी विजय प्राप्त जितने किए हों उसका रिकॉर्ड लिख दिया जाता है अभिलेख पर, ठोस सतहों पर। पुराने समय में जो राजा महाराजा होते थे वो अपने जो भी बैटल यानी युद्ध किए होते हैं उस युद्धों का रिकॉर्ड रख देते हैं अभिलेख के द्वारा। अभिलेख पर लिखवा करके वो रख देते हैं ताकि आने वाली उनकी पीढ़ियाँ उनको पढ़कर उनसे प्रेरणा ले सके। प्राचीन काल के स्त्री पुरुषों की स्थिति के बारे में भी उसमें लिखा होता था। साथ ही साथ कुछ जो नियम होते थे पुराने समय में, उस नियमों को भी पत्थर की लकीर यानी पत्थर पर लिखवा दिया जाता था, रूल्स को भी, ठीक है। तो इन रूल्स को भी उसमें लिखवा दिया जाता था। साथ ही साथ राजाओं के राज्यों के बारे में, उनके राजपाट के बारे में लिखा जाता था। एक अभिलेख 2250 साल पूर्व जो आप यहाँ देख सकते हैं, ये अशोक ने लिखवाया था। ये जो शिलालेख है अशोक ने लिखवाया था। इस शिलालेख को 2 भाषाओं में इस शिलालेख को लिखा गया है। इस शिलालेख को पाया किस क्षेत्र में गया है? इस शिलालेख को पाया गया है अफगानिस्तान के कांधार क्षेत्र में। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे कुछ इलाका है अफगानिस्तान का, कांधार। कांधार नामक जगह पर पाया गया है। ये अफ़गानिस्तान में है, ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान का ये इलाका कांधार। मैंने आपको बताया 2 भाषा में ये लिखा गया है। 2 भाषा कौन कौन सी है? क्योंकि अफ़गानिस्तान के पास ईरान और ग्रीक जो देश है यानी यूनान जो देश है ये पास में पड़ते हैं, तो उधर के लोग व्यापार के लिए आया करते थे यहाँ पे। तो यूनानी भाषा में और ईरानी भाषा में इसे लिखा गया था।
अभिलेखों के फ़ायदे क्या हो सकते हैं? अभिलेखों के फ़ायदे ये हो सकते हैं कि अभिलेख जल्दी नष्ट नहीं होते हैं। जो अभिलेख होते हैं इनको नष्ट होने का कोई ख़तरा नहीं होता है और इन्हें कीड़े खाने का भी कोई ख़तरा नहीं होता है, क्योंकि ये ठोस पत्थर के होते हैं। और मौसम यानी वातावरण का भी इस पर प्रभाव बहुत कम पड़ता है, इसलिए अभिलेख को ज़्यादातर अच्छा माना जाता है पांडुलिपि से। अब बात आती है पुरातत्वविद की। पुरातत्वविद किसे कहते हैं? सबसे पहली बात, पुरातत्वविद जो प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन करता है, प्राचीन काल की कोई भी वस्तुओं का अध्ययन, जैसे कि औजारों का, हथियारों का जैसे हो गया, बर्तनों का हो गया, या फिर सिक्कों का हो गया, चित्रों का हो गया, या फिर मूर्तियों का, इन्हीं लोगों ने खोज कर हम इतिहासकारों से डिस्कशन करके अपने बुक में दे दिया और हम लोग आज पढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। पुरातत्वविद किन्हें कहते हैं? इनको अंग्रेजी में आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट। यहाँ आप एक पात्र देख सकते हैं, पुरातत्वविद के द्वारा खोजी गई ये पात्र हैं, पात्र बर्तन। इस बर्तन को, ये जो मटका है, ये मटका लगभग 4700 साल पुराना, 4700 साल पुराना, यानी कि सिंधु की सभ्यता के समय का ये है। तो सिंधु की सभ्यता के समय ये खोजा गया है ये पात्र। अगर ये पात्र हमें ना मिलता तो हमें नहीं पता चल सकता था कि आखिर उस समय में भी लोग अन्न को उगाना जान गए थे, अन्न को इकट्ठा करने के लिए बर्तन को भी बनाना जान गए थे। तो इस पात्र के मिलने से हमें काफ़ी कुछ जानकारी मिली। पत्थर के जो सिक्के आपको बगल में दिखाई पड़ रहे हैं, साथ ही साथ लगभग आज से 2500 साल पहले बनाया गया था ये पत्थर। इन्हीं सब चीज़ों की जानकारी इकट्ठा करना पुरातत्वविद का काम होता है। पुरातत्वविद जानवरों को और चिड़ियों को भी, ज़्यादातर उनकी हड्डियों को भी खोजा करते हैं। क्यों खोजा करते हैं? क्योंकि अगर मनुष्यों के आसपास अगर जानवरों और चिड़ियों की हड्डियां मिली तो इसका मतलब मनुष्य उस समय मांसाहारी था। जिस प्रकार हमें पुराने समय का जो चावल मिला था, 8000 साल पुराना चावल जो गारो पहाड़ियों के पास मिला था, हमने आपको बताया था, उन्हीं सब चीज़ों को ये खोजते रहते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों से हम अतीत के बारे में जान सकते हैं। अब बात आती है जो हमारा किताब है, हमारे अतीत का मतलब एक अतीत नहीं, बहुत अतीत हो गया। तो इसी के बारे में हमें पढ़ना है कि अतीत एक है या अनेक। अतीत एक है या अनेक, इसी के बारे में अब हमें जानना है। अतीत क्यों हमें जानना है? क्योंकि जो हमारा बुक का टाइटल आप देख रहे हैं वो लिखा है हमारा अतीत, और हमारा अतीत का मतलब हमारा प्लूरल शब्द होता है। जो पढ़ते हैं अतीत वो राजाओं का भी पढ़ते हैं और किसानों का भी पढ़ते हैं। इन सभी लोगों का अतीत हम पढ़ेंगे, इसलिए हमारा अतीत। तो इसलिए अतीत एक नहीं है, अनेक है। जिस समय राजा का हम हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, इतिहास पढ़ रहे होंगे, उस समय में किसान का इतिहास कुछ अलग ढंग से बीत रहा होगा, इसलिए दोनों का अतीत अलग अलग टाइप का होगा, इसलिए अतीत जो है अनेक है। अब बात आती है तिथियों का क्या मतलब होता है। जैसे आज हमने बता दिया 2021 चल रहा है, तो आखिर ये हमें कैसे पता चला, आखिर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? 2021 से पहले 2020 तिथियाँ क्या हैं? तो इन सब चीज़ों को हम पहले जानेंगे, तभी हम तिथियों के बारे में जान सकते हैं। सबसे पहले बात आती है ईसा पूर्व किसे कहते हैं। तो जो ईसा पूर्व जो हमारा कैलेंडर है, ईसा मसीह का जहाँ जन्म हुआ, इनके जन्म के पहले की जितनी भी डेट थी, ईसा मसीह के जन्म के पहले जितनी भी डेट थी उसे ईसा पूर्व कहते हैं। ईसा मसीह के जन्म के दिन यहाँ पे पहला तारीख, पहला महीना, पहला साल शुरू हुआ होगा, तो इसके पहले की जितनी भी तिथि थी उसे हम बोलेंगे ईसा पूर्व। ठीक है, मान लीजिए मैंने बोला कि ईसा मसीह के जन्म के 200 साल पहले एक ये घटना हुई, तो 200 साल पहले का मतलब कि 200 ईसा पूर्व घटना हुई। इसी प्रकार जो ईस्वी है वो ईसा मसीह के जन्म के बाद की जितनी भी डेट है, जैसे आज चल रहा है 2021, तो ये ईस्वी है। ठीक है, ये है ईस्वी, 2021 ईस्वी, ये ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय है। ठीक है, तो ईसा पूर्व और ईस्वी में आप अंतर समझ गए। अब इस ईसा पूर्व को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसको कहते हैं हम ईसा मसीह को एक और नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं हम BC, बिफोर क्राइस्ट। इसका क्या नाम है? बिफोर क्राइस्ट। इसका फुल फॉर्म क्या है? बिफोर क्राइस्ट। और इस ईस्वी को भी हम एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं एन्नो डोमिनी, एन्नो डोमिनी, बिफोर क्राइस्ट। इसका एक और नाम है BCA,
बिफोर कॉमन एरा, ठीक है, कॉमन एरा भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये 3 नाम ईसा मसीह के जन्म के पहले का है और ये 3 नाम ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय होता है उसके पीछे लगाते हैं, ठीक है। सन 2021 ईस्वी बोल सकते हो, या सन 2021 AD बोल सकते हो, या सन 2021 CA बोल सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से हॉलीवुड में एक मूवी भी बनी है 10,000 BC, तो 10,000 BC का मतलब यही है ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म के 10,000 साल पहले, ठीक है। तो ये होता है इससे ईसा पूर्व और ईस्वी का मतलब। शताब्दी का मतलब क्या होता है? 100 साल का अंतराल। शताब्दी का मतलब 100 साल का अंतराल, यानी 1900 से लेके 2000 के बीच, है ना। 1800 से लेके 1900 के बीच, है ना। तो ये सब क्या है? ये शताब्दी है, मतलब एक शताब्दी बीत गई, है ना, 100 साल बीत गया ना। तो इसके बीच का जितना भी डेट होगा इसके बीच में, तो वो 18वीं, जैसे हमने बोल दिया 1831, ये कौन सी शताब्दी है? तो आप आगे देखिए, ये 18वीं शताब्दी है, ठीक है। 18वीं शताब्दी, सदी नहीं है, 18वीं शताब्दी, सदी बाद में बताएंगे। अभी ये कौन सी शताब्दी है? तो 19वीं शताब्दी। सदी शताब्दी के समान होता है किंतु थोड़ा सा भिन्न होता है। कैसे? जैसे हमने बोल दिया 1831, सदी निकालने के लिए 1800 जैसे मान लीजिए 31 है, इसको 100 से आप भाग देंगे तो 18.31 आएगा, इसको 100 से भाग देंगे तो इसका मतलब ये 18 से 3 पॉइंट अधिक है, 18 से 3 पॉइंट अधिक है, इसको हम 19 में ही डायरेक्ट बोल देंगे, तो ये 19वीं सदी हो गई, ठीक है। तो ये पूरा पूरा कैंसिल, 18 बचेगा आपका, तो 18वीं सदी, ठीक है, 18वीं सदी। देखिए पॉइंट में कुछ आया नहीं, इसलिए हम इसको डायरेक्ट 18वीं सदी लिख देंगे। हर 10 साल के अंतराल को दशक कहते हैं, जैसे 1930 से लेके 1940 के बीच का, तो ये 10 साल बीत गए, इसका मतलब एक दशक बीत गया। यदि मैंने बोल दिया बताइए 1934 में कौन सा दशक है, तो ये आगे देखिए, ये 3 है ना, तो 30 का दशक है, ये 30वां दशक, ठीक है। तो ये 30वां दशक,